बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, छोटी छोटी बातें, आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो आप लास्ट लेक्चर से रेलेवेंट पूछ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने स्पेक्ट्रम को पढ़ा था ना, जिसमें एटॉमिक एमिशन था, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन था। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम वहां पे चीज कर रही थी ना, वो ये था कि ये जो स्पेक्ट्रम है इसकी ओरिजिन क्या है। ओरिजिन ये कैसे बनता, ओरिजिन मीन कैसे बनता है, कहां से वो रेडिएशन निकलती है, कहां से फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ब्राइट लाइन या डार्क लाइन अपीयर्स होती है, वो लाइन कहां से आती है। अच्छा, हमने ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इसको स्टडी कर रहे हैं, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। और इसका थोड़ा सा एंड वाला हिस्सा जहां पे रेडिएशन, जहां पे स्पेक्ट्रल लाइन आपस में बिल्कुल फ्यूज हो रही होती है, तो वो मैंने आपसे कहा था वो थोड़ा सा हिस्सा इसका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, उसका भी थोड़ा सा अंदाज देता है। बहरहाल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, चूंकि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ये एटम्स हैं, तो लिहाजा इसका एटॉमिक स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम आहिस्ता आहिस्ता आसान बातें, फिर हम थोड़ा सा कंप्लेक्स होते जाएंगे, फिर हम बोहर की मदद से कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस, उनकी फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, उसको भी कैलकुलेट करेंगे कि बोहर इन चीजों में हमें कैसे हेल्प आउट करता है। सबसे पहले बहुत सिंपल सी बात, आपने ये एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, इसमें हाइड्रोजन गैस को लिया एट वेरी लो प्रेशर। ये ध्यान में रखना है, हाइड्रोजन गैस को यहां ये जरूरी है कि लो प्रेशर पे दिया जाए। अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट हाइड्रोजन गैस की लेंगे तो उसमें हीटिंग प्रोसेस, उसमें आयोनाइजेशन प्रोसेस, एक्साइटेशन प्रोसेस, वो मुश्किल हो जाता है। लिहाजा आपने हाइड्रोजन को एवैक्यूएटेड यानी वेरी वेरी लो प्रेशर पर लेना है। तो पहली बात, हमने हाइड्रोजन को इसमें लो प्रेशर पर लिया। अब आप दो काम करो, या तो आप ये इसमें हाइड्रोजन गैस है, ये H2 गैस है, H2 गैस। मैं तो इनके एटम्स की बात करूंगा ना। अब आपने क्या करना, दो में से कोई एक काम कर लो, या तो आप इस हाइड्रोजन गैस, इसमें से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करवाएं। डिस्चार्ज मतलब आप ये जो है इलेक्ट्रोड, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़े, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़े, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। आप इसको हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट करें, इसमें से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करवाएं। इसकी वजह से इसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। वो हमने पहले भी फ्लोरेसेंट ट्यूब्स को पढ़ा है, वो जो हमारे घर में लाइट्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज होती है, उसके अंदर इतना टेम्परेचर हो जाता है कि वो मैटर प्लाज्मा की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इसमें से करंट पास करवाए, या दूसरा क्या तरीका है, आप इस हाइड्रोजन गैस को वैसे ही हीट कर लें। दोनों में से कोई एक काम कर ले, दोनों में से कोई एक काम कर ले। चलें, हम इसमें से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करवाएंगे। बेटा जी, जब हम इस हाइड्रोजन गैस, इसमें से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करवाएंगे, तो आप देखेंगे यहां से कुछ ब्लूइश कलर की रेडिएशन अमिट होती है। ब्लूइश, नीले रंग की रेडिएशन अमिट होती है, ब्लू कलर की। ये रेडिएशन अमिट हुई। ये मोस्टली, अगर आप इनकी इंटेंसिटी को देखना चाहते हैं, इनकी इंटेंसिटी तब ज्यादा होगी जब आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करने के बाद कुछ देर के लिए रुक जाए, तो फिर इनकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप मुसलसल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी पास करवाते जाएंगे, फिर भी ये प्रोड्यूस होती जाएगी। ये ब्लू कलर की ये रेडिएशन प्रोड्यूस, ये आपने इनके रास्ते में प्रिज्म रखा, ये इस प्रिज्म में से पास की, पीछे आपने ये फोटोग्राफिक प्लेट को रखा। फोटोग्राफिक प्लेट, दिस वन इज द फोटोग्राफिक प्लेट। अब ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है ना, इसकी खूबी ये होती है कि इसकी जो बैकग्राउंड है वो डार्क होती है, डार्क। अब होगा क्या कि यहां से ये लाइंस पास करेंगी प्रिज्म में से गुजरकर, आपके पास ये यहां पे ये लाइंस बनती जाएगी। आज इन लाइंस का नाम याद रखना, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ना, यहां कुछ बन गई, इस जैसी एक इधर बन गई,
कुछ यहां बन गई, कुछ यहां बन गई। अब ये मुख्तलिफ रंगों में मुझे अब ना इनमें कोई डिफरेंस थोड़ा बहुत डालते जाए। अच्छा, 100% ऐसे नहीं बनती, वो तो साफ ज़ाहिर है कि मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बना रहा हूं। कुछ यहां पे बन गई, ये जो मैं लाइन लगा रहा हूं ना फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। अच्छा, बहरहाल चले, मैंने ये कुछ आपको ऐसे आइडिया दे दिया, तो ये आपके पास बनेगा। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये जो बना ना, इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज हाइड्रोजन। ये जो ऊपर हेडिंग बनाओ, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अच्छा, इसमें कुछ बातें। पहली बात, ये जो एक लाइन है ना, ये वाली लाइन, अब खूबसूरत बातें शुरू होगी। इस लाइन को हम कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइन। एक को, ये जो मैंने पहले ये ऊपर रेड कलर की स्पेक्ट्रल लाइंस लगाई, फिर ब्लू कलर की स्पेक्ट्रल लाइंस लगाई, ब्लैक कलर की स्पेक्ट्रल लाइन। द लाइंस ऑन स्पेक्ट्रम आर कॉल्ड स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल, मैं इस पर बड़ा जोर दे रहा हूं इसलिए कि मैंने इस टर्म को आगे बहुत ज्यादा यूटिलाइज करना है। मैंने इसके कई नाम रखने, मैंने स्पेक्ट्रल लाइन को ऑर्बिट कहना है, मैंने स्पेक्ट्रल लाइन को एनर्जी लेवल कहना है, मैंने स्पेक्ट्रल लाइन को शेल कहना है। तो याद करना पड़ेगा। दिस वन इज द स्पेक्ट्रल लाइन। अच्छा, एक और बात, ये दिस इज अ ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ये एक ग्रुप है। दिस वन इज एन अदर ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। This one is another group of spectral line. Here we have another group of spectral line. ये तो मैंने वैसे 4 बना दिए, और भी हो सकते हैं। ये जो एक स्पेक्ट्रल लाइन एंड द ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ग्रुप जिसमें एक से ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइंस मौजूद है, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल सीरीज। स्पेक्ट्रल सीरीज ये बातें याद रखें। दोबारा बात सुने, मैंने क्या किया कि आपने डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को लिया। अब आपने या तो इसमें से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करवाना है या इस गैस को हीट करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहां से ब्लूइश कलर की रेडिएशन एमिट होती है। व्हेन दीज रेडिएशन आर पास थ्रू प्रिज्म, वी गेट दीज स्पेक्ट्रल लाइन ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। दीज आर ब्राइट लाइंस, ब्राइट, and the background of this one is dark, and we have bright lines against dark background. Such a spectrum is called atomic emission spectrum. तो ये मेरे पास जो आया ना, this one is the atomic emission spectrum. ये मेरे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम हासिल हुआ। मैं 2 टर्म्स आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं। इस स्पेक्ट्रम में ये जो लाइंस हमें नजर आ रही हैं, these lines are called spectral lines, और ये स्पेक्ट्रल लाइंस का एक ग्रुप आ गया। दिस वन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल सीरीज। अब इन स्पेक्ट्रल सीरीज, ये स्पेक्ट्रल सीरीज, ये इन स्पेक्ट्रल सीरीज की नेचर मुख्तलिफ है। व्हेन आई से द नेचर, जब मैं नेचर कहता हूं तो मेरी इससे मुराद इन स्पेक्ट्रल सीरीज की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, एनर्जी, वो एक दूसरे से डिफर कर रही है। इन स्पेक्ट्रल लाइन की ये जो सबसे ऊपर है, इनको सबसे पहले एक साइंटिस्ट था लाइमैन, उसने इंट्रोड्यूस करवाया। तो हम इनको कहेंगे लाइमैन सीरीज। यानी ये ऊपर वाला, दिस ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लाइमैन। सो दिस ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7, दिस ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज कॉल्ड लाइमैन सीरीज। लाइमैन उस साइंटिस्ट के नाम पे जिसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। अब आप एक और काम करो, आप इन ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस है, आप इनकी फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, लैम्डा, एनर्जी, ये लेकर मालूम करके, कैसे मालूम करें? बोहर एटॉमिक मॉडल से मालूम करो, और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के साथ टैली करो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, व्हाइट लाइट के स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो अब आपने ना ये जो ऊपर वाली लाइमैन है, लाइमैन सीरीज, आप इसकी स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, वेवलेंथ, एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें 8 रीजन्स थे, उनके साथ टैली करो, तो पता चलेगा कि इनकी नेचर, किनकी भला? लाइमैन सीरीज की
इनकी नेचर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जैसी है। तो मैं कहूंगा कि ये वाली जो है ये अल्ट्रा वायलेट, यूवी अल्ट्रा वायलेट उसमें फॉल करती है। अब दूसरा, ये एक और सीरीज आ गई, ये स्पेक्ट्रल लाइन का एक और ग्रुप आ गया। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय बामर, एल साइलेंट, बालमर नहीं, बामर से। और अगर आप इनकी नेचर को, नेचर से मुराद इन चीजों को मालूम करना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से टैली करो तो ये विजिबल रीजन में फॉल करती है। विजिबल रीजन, विजिबल, ये अल्ट्रावायलेट रीजन, ये विजिबल रीजन। अच्छा, अब इन पे आ जाओ, पास्चन, ये जो एक और आपको स्पेक्ट्रल लाइन का ग्रुप नजर आ रहा है, स्पेक्ट्रल लाइन के उस ग्रुप को हम पास्चन सीरीज कहते हैं, बिकॉज दे वर इंट्रोड्यूस्ड बाय पास्चन, ये एक साइंटिस्ट है। और अगर आप इनको करेंगे तो ये IR इंफ्रारेड, बट दिस इज नियर इंफ्रारेड, नियर। मैं अभी आपको नियर भी समझाऊंगा। उसके बाद एक और आपके पास ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज है, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रैकेट, सो इट इज कॉल्ड ब्रैकेट सीरीज। मैं BRCKE लिखा, बाज बुक में सिंगल टी होता है, बहरहाल। तो ये भी IR इसमें फॉल करता है, लेकिन ये मिड। और अगर मैं पी फंड, एक और सीरीज जो बॉटम पे है, ये पी फंड है, पी फंड, तो इसको पफंड कहते थे, जैसे ना पफंड, तो मेरे वो पाकिस्तानी स्टाइल है ना, पी फंड, पफंड। तो दिस इज कॉल्ड IR। लेकिन ये जो नियर, मिड, अवे या फार, ये दो। अब ना पहली बात वाला क्या पता चले, वो ये पढ़े, दिस इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसके ऊपर स्पेक्ट्रल लाइन के ग्रुप को स्पेक्ट्रल सीरीज। और कितनी स्पेक्ट्रल सीरीज मैंने आपको पढ़ा दी, 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 स्पेक्ट्रल सीरीज है, 5। अब ये जो स्पेक्ट्रल सीरीज, इनके नाम उन साइंटिस्ट के नाम पे जिन्होंने इनको डिस्कवर किया। अब एक बड़ी खूबसूरत बात, ये जो पहली 4 स्पेक्ट्रल सीरीज हैं, पहली 4 यानी पी फंड से के अलावा, ये जो 4 स्पेक्ट्रल सीरीज हैं, दे वर इंट्रोड्यूस्ड बिफोर द बोहर एटॉमिक मॉडल। तो इंट्रोड्यूस्ड या डिस्कवर या इंट्रोड्यूस करो, डिस्कवर्ड बिफोर बोहर्स एटॉमिक मॉडल। जब मैंने बोहर एटॉमिक मॉडल आपको समझाना शुरू किया था ना, तो मैंने पहले उसके ऑब्जेक्टिव आपको बताया था, पर्पस बताया था। तो बोहर एटॉमिक मॉडल का ऑब्जेक्टिव, मकसद ये भी था कि वो इन स्पेक्ट्रल सीरीज, इनको कहते हैं ओवरऑल, इनको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल सीरीज। इन स्पेक्ट्रल सीरीज इनकी ओरिजिन को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ये कैसे बनती, कहां से आती है। और ये सारी की सारी गुफ्तगू हम किसके बारे में कर रहे हैं, ये हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। ये स्पेक्ट्रल सीरीज के जो नाम है ना, ये किसके नाम पे बेस, ये हाइड्रोजन, ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मुख्तलिफ सीरीज के नाम है। अगर आप सोडियम का, मैग्नीशियम का, पोटाशियम का, किसी और एलिमेंट का स्पेक्ट्रम लें, उनमें इस किस्म के नाम नहीं होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ ये नाम रिजर्व हैं, मुख्तस हैं, किसके लिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए। अच्छा बेटा जी, कुछ और बातें अच्छा नोट करना। पहला पॉइंट क्या है, जब आप लाइमन से बामर की तरफ आते हैं, लाइमन से यानी फ्रॉम लाइमन सीरीज टू बामर सीरीज, ये तो क्या होगा, आप लाइमन सीरीज से सर पी फंड कह देता हूं, बामर को छोड़े, पी फंड सीरीज, आप एंड तक की बात करें, यानी ऊपर से इधर आ रहे हैं, लाइमन सीरीज टू पी फंड सीरीज। जब आप लाइमन से पी फंड की तरफ आते हैं, यानी ऊपर से नीचे, तो हमारे पास भला क्या होता है, लैम्डा जो है ना, लैम्डा वेवलेंथ इंक्रीजेस, लेकिन इसके बरक्स फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, एनर्जी डिक्रीजेस। इसका मतलब है ये जो लाइमन सीरीज है, इसकी जो स्पेक्ट्रल लाइन है, वो उनकी वेवलेंथ सबसे कम है, और जो पी फंड है, इनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। अब ना अगला एक और भी टारगेट है, और वो क्या, वो टारगेट हम बोहर को देते हैं। हम बोहर ने क्या किया, बोहर्स कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोहर हमें ना सिर्फ
इन स्पेक्ट्रल लाइन की ओरिजिन इन साइंटिस्ट ने बता दिया कि ये मौजूद हैं, उनकी प्रेजेंस को बता दिया, लेकिन वो बनती कैसे हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, नेचर क्या है, ये साइंटिस्ट नहीं बता सके। तो वो किसने बताया? वो सारा क्रेडिट किसको जाता है? बॉहर को। तो बॉहर कैलकुलेशन, हम बॉहर कैलकुलेशन की मदद से ना, बॉहर कैलकुलेशन वही जो आपने रेडियस वाली एनर्जी वाली कैलकुलेशन सारी की, उसको बुनियाद बनाकर और फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी उसकी इक्वेशन को बुनियाद बनाकर बॉहर ने इन तमाम स्पेक्ट्रल लाइन, इन सब की फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, लैम्डा, एनर्जी को कैलकुलेट किया। तो हम भी उसमें से कुछ ना कुछ काम करेंगे। ये मैंने आपको एक आगाज दिया। अब असल काम की तरफ है, और असल काम क्या है? ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है ये कहां से आई, ये बनी कहां से? बड़े काम की बातें हैं। मेरे ज़हन में सिर्फ एक नुक्ता है, अगर वो नुक्ता मैं आपको समझा गया ना तो मैं कामयाब हो गया। नुक्ता जरा समझना, जरा गौर से। बेटा जी, आपने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन का एक एटम नहीं लिया। वैसे तो हम हाइड्रोजन को मॉलिक्यूल की फॉर्म में लेते हैं ना, तो सारे मॉलिक्यूल भी एटम्स पर मुश्तमिल है, तो मैं एटम का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। आपने इसके अंदर हाइड्रोजन का एक एटम नहीं लिया, 10 लिए, नहीं 100 लिए, नो, लाख लिए, नहीं। आपने इसके अंदर हाइड्रोजन के खरबों एटम लिए हैं। चाहे आपने लो प्रेशर पे हाइड्रोजन को लिया है, फिर भी आपके पास खरबों, मेरे पास तो वो वैल्यू ही नहीं मैं उसको बोल सकूं। इसके अंदर लो प्रेशर पर भी हाइड्रोजन के खरबों एटम्स मौजूद हैं। अब जरा सुनना मेरी बात। जब आप इसको हीट करते हैं, सपोज आप हीट कर रहे हैं, जब आप हीट देते हैं तो वो जो हीट के जो क्वांटा है, वो क्वांटा, वेव पैकेट, वो जाके इन एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं। अब सुनना मेरी बात, मैं क्या कहता हूं, जो मैं कहता हूं मैं एक बार समझा गया तो काम खत्म हो गया। मेरी बात को सुनना। हमने इन तमाम एटम्स को हीट किया, क्या तमाम एटम्स को एक जितनी हीट मुयस्सर हुई? आंसर नहीं। कुछ एटम ने थोड़ी हीट ली, कुछ ने ज्यादा, कुछ ने उससे ज्यादा, कुछ ने उससे ज्यादा, कुछ ने उससे ज्यादा, कुछ ने बहुत ज्यादा, कुछ ने बिल्कुल ही नहीं ली। यानी इसका मतलब है तमाम एटम्स ने एक जितनी हीट अब्सॉर्ब नहीं की। फर्ज करता हूं आप इसमें से ना 1 खरब एटम है, सपोज 1 खरब एटम है, उन्होंने थोड़ी सी हीट अब्सॉर्ब की, थोड़ी सी, और उनका इलेक्ट्रॉन यहां से सावधान, हाइड्रोजन एटम में, हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट शेल है, n = 1, n = फर्स्ट ऑर्बिट, ये n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, n = 6, n = 7। ये मैंने बहुत सारे आपके सामने ना 1 2 3 4 5 6 7 तक मैंने शेल बना दिए। मैंने कहा आप भी क्या याद रखोगे। अच्छा, तो हाइड्रोजन एटम जब ग्राउंड स्टेट में होता है, ग्राउंड स्टेट जो कि स्टेबल स्टेट है, जब हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में है तो इलेक्ट्रॉन ये फर्स्ट ऑर्बिट में है। तो फर्ज करें तमाम हाइड्रोजन एटम को जो खरबों के खरबों हैं वो ग्राउंड स्टेट में है, यानी हर एटम का इलेक्ट्रॉन, हर हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में मौजूद है। अब आपने हीट किया तो मैं फर्ज क्या किया, मैंने किया सपोज आपके पास 1 करोड़ हाइड्रोजन एटम है, उन एटम ने 1 करोड़ हाइड्रोजन एटम, उन्होंने थोड़ी सी 985 किलो जॉल एनर्जी वाला फोटोन क्वांटम अब्सॉर्ब किया। अब क्या होगा, वो 1 करोड़ हाइड्रोजन एटम, उनके एटम में इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। ये पहली बात होगी, ये पहले मेरी गुफ्तगू होगी। अब आपके पास और एटम पड़े, फर्ज किया 10 करोड़ और एटम है, उनमें भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, यस, उन्होंने ना थोड़ी सी ज्यादा हीट अब्सॉर्ब की, तो उनके क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से कहां चला जाएगा, यहां पे थर्ड में। कुछ और एटम पड़े, सपोज 10 करोड़ एटम पड़े, उन्होंने पहले वाले दोनों कैटेगरी से ज्यादा हीट अब्सॉर्ब की, उनके इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले गए। कुछ और एटम हैं, उन्होंने उससे भी ज्यादा हीट अब्सॉर्ब की, उनके इलेक्ट्रॉन यहां चले गए। कुछ और हैं, उन्होंने उससे भी थी, वो यहां चले गए। कुछ और एटम हैं, उनके इलेक्ट्रॉन यहां चले गए। और कुछ ऐसे भी एटम हैं
जिनके जिनके इलेक्ट्रॉन एटम को ही छोड़ गए, इंफिनिटी से ही चले गए, वो बिल्कुल इंफिनिटी से ही बाहर चले गए। और कुछ ऐसे भी एटम हैं जिन्होंने हीट अब्सॉर्ब ही नहीं की, उनका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रहा, वो ग्राउंड स्टेट में ही रहे। ये मैंने आपको बता दिया ना। अब ये पहली बात मैंने आपको समझा दी। इसको कहते हैं एक्साइटेशन। ये मैं एक एटम नहीं बना रहा, ये तो मैं कई एटम की कहानी सुना रहा हूं। अब ये एक्साइटेशन होगी, जिन एटम ने हीट अब्सॉर्ब की उनके इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में गए और वो एक्साइट हो गए। अब एक और बात पल्ले बांध लो, क्या इन तमाम एटम की लेवल ऑफ एक्साइटेशन, एक्सटेंट ऑफ एक्साइटेशन क्या सेम था? आंसर है नो। जिस एटम ने जितनी ज्यादा हीट अब्सॉर्ब की उसका इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा हायर ऑर्बिट में गया। तो इसका मतलब है जब आप इस गैस को हीट करते हैं तो तमाम एटम का लेवल ऑफ एक्साइटेशन, एक्सटेंट ऑफ एक्साइटेशन एक जैसा नहीं है। मैंने कहा ना कुछ ऐसे भी हैं जो स्टेबल ग्राउंड स्टेट में रहे और कुछ ऐसे भी एटम थे जो आयोनाइज हो गए, इलेक्ट्रॉन एटम को ही छोड़ गया। अब ये गुफ्तगू का पहला अंदाज हो गया जो मैं आपको कन्वे करना था। अब आओ, अब क्या होगा आप जानते हैं ना, एक्साइटेड स्टेट इज अनस्टेबल स्टेट और इलेक्ट्रॉन एटम कभी भी ज्यादा देर एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकता। वो ये इलेक्ट्रॉन जो हायर ऑर्बिट में गए थे अब वो वापस आएंगे। अब यहां से गुफ्तगू का आगाज हो गया। बेटा जी मैंने कहा था ना कि बहुत सारे एटम हैं जिनके इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में गए। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन सेकंड से दोबारा फर्स्ट में आएगा। कहां से N2 मीन जहां से आता है, सेकंड से वो इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, फर्स्ट में। N2 फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रॉन जंप, N1 जहां पर जंप करता है। अच्छा जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो डेफिनेटली ये रेडिएशन एमिट करेगा, ये रेडिएशन, ये फोटोन निकला, फोटोन। अब ये फोटोन जो है ना, ये फोटोन ये यहां से निकला, प्रिज्म से गुजरा और आपके पास ये लाइन आ गई, ये दिस इज द स्पेक्ट्रल लाइन। तो इसका मतलब है स्पेक्ट्रल लाइन तब बनती है जब इलेक्ट्रॉन, ये ना ब्राइट स्पेक्ट्रल लाइन, ब्राइट, तो ये तब बनी जब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट में आया, सेकंड से फर्स्ट में। और साइंटिस्ट ने इस फोटोन की वेवलेंथ मालूम की, तो बोहर ने, तो पता चला इसकी वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रीजन में फॉल करती है। अल्ट्रावायलेट रीजन में इसकी वेवलेंथ इस रीजन में 920 to 1200 इस रीजन में फॉल करती है। अच्छा एक तो ये बात आ गई, ये पहली स्पेक्ट्रल लाइन बन गई। और इसको कौन इंट्रोड्यूस करवा रहा है, इसको लाइमैन, ये लाइमैन है ये स्पेक्ट्रल से। तो ये मैं लाइमैन का यहां जिक्र करूंगा, लाइमैन सीरीज, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अच्छा एक और बात आ गई, ये मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो गई। अब अगली बात, कुछ और एटम भी थे जिनके इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में गया था, थर्ड में, ये थर्ड है। तो क्या हुआ, उन एटम के इलेक्ट्रॉन थर्ड से फर्स्ट में आ गए, ये वाले। अब जब थर्ड से फर्स्ट में आएंगे तो वो भी फोटोन एमिट करेंगे, उस फोटोन को इसमें से पास करवाएं, ये दूसरी लाइन आ गई, ये दूसरी लाइन। तो इसमें किससे आ रहे हैं, थर्ड से किस ऑर्बिट में आ रहे हैं, फर्स्ट में। अच्छा एक और बात, कुछ में फोर्थ से फर्स्ट में आ गए, सावधान है, वो भी क्या एमिट करेंगे, फोटोन, उसकी वेवलेंथ छोटी होती जाएगी। अच्छा तो फोर्थ से फर्स्ट में, कुछ में फिफ्थ से फर्स्ट में, और वो भी एनर्जी एमिट करेंगे, उसकी वेवलेंथ और छोटी होती जाएगी। अच्छा कुछ में सिक्स्थ से फर्स्ट में, कुछ में सेवंथ से फर्स्ट में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 6 से फर्स्ट में, 7 से फर्स्ट में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ये जो आपके पास स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं, और फिर मैं स्पेक्ट्रल लाइंस के इस ग्रुप को कहता हूं स्पेक्ट्रल सीरीज, और स्पेक्ट्रल सीरीज को नाम मैंने क्या दिया, लाइमन सीरीज। तो ये लाइमन सीरीज ये तब बनती है जब हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ इन ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फॉल करके किस में आते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट। और आप इन तमाम स्पेक्ट्रल लाइन,
इन तमाम स्पेक्ट्रल लाइन, इनकी नेचर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से टैली करो तो ये किसके मुताबिक टैली होती है, किसके कंपैरिजन में आती है, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में आती है। तो लिहाजा मैंने आगे क्या लिखा कि लाइमन सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइन अल्ट्रा वायलेट रीजन में फॉल करती है। मेरी एक बात मुकम्मल होगी। अब दूसरी बात, बड़ा अहम नुकता, दूसरा ये पॉइंट है कि ये तो ठीक है, सेकंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जब नीचे आएगा तो वो फर्स्ट में ही आएगा। अब सवाल ये है, मैं फर्ज कर रहा हूं ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन थर्ड में है, फोर्थ में है, फिफ्थ में है, सिक्स में है, सेवंथ में है, ये मुख्तलिफ हायर ऑर्बिट्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब यहां पे पहुंच गया ना, अब इसने ऊपर से नीचे आना है, ऊपर से नीचे। तो क्या ये यहां तो मैंने कहा ना कि किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट किस में आ रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में। किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट किस में आ रहा है, फर्स्ट में। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट में आए। अब इसमें ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अब इनसे इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट फर्स्ट में नहीं, कुछ ऐसे भी एटम होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन पहले थर्ड से सेकंड में आएगा। थर्ड से सेकंड में किस में आ रहा है, सेकंड में। कहां से, थर्ड से। सादर जब थर्ड से सेकंड में आएगा एनर्जी एमिट होगी, ये उसका फोटोन आ गया। ये फोटोन क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड में आ रहा है और ये लाइन बन गई, ये वाली, ये लाइन बन गई। अच्छा, इलेक्ट्रॉन फोर्थ से इसमें आ रहा है, इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से इसमें आ रहा है, इलेक्ट्रॉन सिक्स से इसमें आ रहा है, इलेक्ट्रॉन सेवन से, इलेक्ट्रॉन बड़ा अहम नुक्ता इंफिनिटी से सेकंड में आ रहा है। अहम नुक्ता, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले मैंने क्या, जब लाइमन सीरीज की मैंने बात की तो मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में फॉल कर रहा है। अब मैं बामर सीरीज की तरफ चला गया, BALMER, बामर सीरीज। अब बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से, किस से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से एंड सो ऑन, किस में फॉल कर रहा है, सेकंड में। एक बड़ी खूबसूरत बात, दो पॉइंट आपने, दो बातें। पहली बात, ये जो लाइंस है ये वाली, ये बामर सीरीज की सुनना, मैं फर्ज करता हूं ये जो पहली लाइन है ये वाली, ये तब बनी जब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से सेकंड में फॉल करता है। इस सीरीज को इस स्पेक्ट्रल लाइन को एक मखसूस नाम दिया गया। इस स्पेक्ट्रल लाइन को कहा गया H अल्फा। कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन है, जब इलेक्ट्रॉन बामर में जब इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड में आता है। हां, बामर में सेकंड में ही आना होता है किसी भी हायर ऑर्बिट से। अच्छा, एक और बात, ये कब बनी, ये वाली, ये तब बनी जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ से सेकंड में आया। अच्छा, इसका भी नाम है, इसको हम कहते हैं H बीटा। ये मुझे आगे काम देने, H अल्फा, H बीटा। अच्छा, ये एक और आगे, ये कब बनी, ये भी बामर सीरीज के स्पेक्ट्रल लाइन है। ये तब बनी जब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट में फॉल करता है। और इसका नाम क्या बना, इसका नाम बना H गैमा। मैंने क्या आपको समझाया, मैंने आपको यह समझाया कि ये जो बामर सीरीज है ना, इसमें जो स्पेक्ट्रल लाइन है उनके मुख्तलिफ नाम रखे गए हैं, H अल्फा, H बीटा, H गैमा, H ईटा एंड सो ऑन। H अल्फा कब बनती है, जब इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड में आता है। H बीटा कब बनती है, जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड में आता है। एक तो ये नुकता आपने H अल्फा, बीटा, गैमा, इनको याद रखना है। और ये मैंने जो नाम रखे ना स्पेक्ट्रल लाइन, ये सिर्फ मैंने बामर सीरीज में, लाइमर में मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, और ना मैं अगली सीरीज में ऐसी कोई बात करूंगा। एक तो ये नुकता। दूसरी बात, अगर आप ना ये जितनी भी स्पेक्ट्रल, ये वाली जो है स्पेक्ट्रल सीरीज, अगर आप इन सब की नेचर को जाने, नेचर से मुराद मैं इन चीजों को कहता हूं, अगर आप इनकी नेचर को समझोगे ना तो पता चलेगा दे लाइज इन द विजिबल रीजन। तो ये विजिबल रीजन, ये क्या था, ये अल्ट्रावायलेट था। ये क्या हो गया, ये विजिबल हो गया, विजिबल। दे लाई इन द विजिबल रीजन, और इनकी वेवलेंथ की रेंज इतनी है। आप कहेंगे सर वो दूसरी अहम कौन सी बात है, दूसरी बहुत अहम बात है,
दैट इज द एमसीक्यू, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। मैंने आपसे क्या कहा कि इधर देखना कि इलेक्ट्रॉन बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से भी सेकंड में आता है। अब वो जो रेडिएशन फोटोन एमिट करेगा, उस फोटोन, वो जो लाइन बनेगी वो ये है, ये लाइन कब बनी? ये तब बनी जब इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से सेकंड में आ रहा है, इंफिनिटी से। इस लाइन का एक मखसूस नाम है, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग लाइन। तो जब इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से सेकंड में आया, लाइन कहलाएगी लिमिटिंग लाइन। हम बामर में भी पहले वाला जो है ना लाइन, उसमें भी बनी थी, उसमें भी इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से फर्स्ट में आए तो उस स्पेक्ट्रल लाइन को हम क्या कहेंगे? उसको भी हम लिमिटिंग लाइन कहेंगे। लेकिन अब बामर में आ जाओ। बामर सीरीज में जब इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से सेकंड में आएगा तो ये लाइन बनी, इस लाइन को मैंने कहा था लिमिटिंग लाइन। अब अहम बात, लिमिटिंग लाइन जो बनती है ना बामर सीरीज में, वो विजिबल रीजन में फॉल नहीं करती, दैट फॉल्स इन द अल्ट्रावायलेट, यानी उसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर वो विजिबल की बजाय अपने ग्रुप की स्पेक्ट्रल लाइन से टैली नहीं करती, बल्कि नेचर में वो जो लिमिटिंग लाइन ऑफ बामर सीरीज है वो किससे टैली करती? अल्ट्रावायलेट। यानी मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि बामर केस में जो लिमिटिंग लाइन है, लिमिटिंग लाइन दैट फॉल्स इन द अल्ट्रावायलेट, ये बात आपने ध्यान में रखी। आगे चलो, लाइमन बामर। अब चलो पास्चन, PASCHEN। जब हम बच्चों को इतना पढ़ा देते हैं ना, वो कहते सर बस करें, हमें पता चल गया। क्या भला? वो कहेंगे सर आप यही बताना चाहते हैं ना कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से थर्ड में फॉल करेगा, थर्ड से, यानी ये फोर्थ है ना, फोर्थ से इलेक्ट्रॉन थर्ड में, फिफ्थ से इलेक्ट्रॉन थर्ड में, सिक्स से इलेक्ट्रॉन थर्ड में, सेवन से इलेक्ट्रॉन थर्ड में, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन थर्ड में। ये तो सबसे जहां इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है उसे हम कहते हैं N1, जहां पे फॉल करता है, और जहां से फॉल करता है वो फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, एंड सो ऑन। अब अगर आप इनको देखोगे ना तो ये इंफ्रारेड रीजन में फॉल करती है, लेकिन नियर इंफ्रारेड, नियर तीन किस्म के हैं, नियर, मिड, फार। तो नियर वो ये वेवलेंथ रेंज है, मिड की ये वेवलेंथ रेंज है, और फार की ये वेवलेंथ रेंज है। तो ये वाली जो है। अच्छा, पास्चन के बाद आपके पास क्या आ गया? पास्चन, लाइमन, बामर, पास्चन ब्रैकेट, BRACKE, मैं डबल टी भी लिखता हूं, बाद बुक्स में सिंगल टी है, पास्चन सीरीज। इसमें आप क्या कहोगे? जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से फोर्थ में फॉल करता है, 1 2 3 4, कहां से? फिफ्थ से आएगा, सिक्स से आएगा, सेवन से आएगा, एंड सो ऑन भी मैं कह देता हूं, सो ऑन, और भी मैं कह देता हूं, चले पॉसिबिलिटी और भी हो सकते हैं। इसके बाद पी फंड सीरीज, ये कब बनती है? ये तब बनती है जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में फॉल करता है। फिफ्थ कहां से? सिक्स से, सेवन से, सो ऑन भी कह देता हूं ना। तो इसमें जो IR, इसमें भी IR है, इसमें भी IR है, लेकिन ये IR मिड होगा, मैंने आगे रेंज बता दी, और ये IR क्या होगा? फार होगा, मैंने रेंज आपको बता दी। ये कुछ बातें थी, और मैं दोबारा आपको बताता चलूं। ये था मेरे पास हाइड्रोजन, और मैंने ना हाइड्रोजन का एक एटम नहीं लिया, ये ज़हन में रखना है, मैंने एक एटम नहीं लिया, इसके अंदर मैंने लाखों करोड़ों अरबों खरबों एटम्स की गुफ्तगू की, और उनमें एक्साइटेशन और फिर डी एक्साइटेशन की बात। ये दो लफ्ज जो है ना, एक्साइटेशन क्या होता है? एक्साइटेशन, और फिर डी एक्साइटेशन क्या है? डी एक्साइटेशन। इन दोनों को ना आपने ज़हन में रखना है। एक्साइटेशन पे एक्साइटेड स्टेट जो कि अनस्टेबल स्टेट है, अनस्टेबल, और डी एक्साइटेशन पे ग्राउंड स्टेट जो कि स्टेबल स्टेट है। अच्छा, और एक और बात, ये जितनी भी हमने गुफ्तगू की, इसमें जो हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ा वो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन, क्योंकि रेडिएशन एमिट होती है और उससे बैकग्राउंड, ब्लैक डार्क बैकग्राउंड के ऊपर ब्राइट लाइंस बनती। स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम भला क्या करते हैं? हम ना बोहर कैलकुलेशन की तरफ चले जाते हैं कि ये जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइन बनी है,
मैं इनकी फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर कैलकुलेट करना चाहता हूं और बोहर एटॉमिक मॉडल इसको कैलकुलेट करने में मुझे कैसे हेल्प आउट करता है। आइए अब इनकी कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास कैलकुलेटिंग फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ फोटोन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, सारी कैलकुलेशन बहुत सिंपल। सिर्फ एक चीज आपने ना बोहर के वो जो रेडियस और एनर्जी वाली जो कैलकुलेशन से एक चीज वहां से आपने उधार लेनी, उधार याद करनी, और वो क्या है, ये वाला एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n1। यहां n1 से मुराद फर्स्ट ऑर्बिट नहीं है। n1 से मुराद वो ऑर्बिट है जहां इलेक्ट्रॉन आके फॉल करता है। लाइमन में n1 से मुराद फर्स्ट ऑर्बिट, बामन में n1 से मुराद सेकंड ऑर्बिट, पास्टर में n1 से मुराद थर्ड ऑर्बिट, ब्रैकेट में n1 से मुराद फोर्थ ऑर्बिट, यानी जहां आके इलेक्ट्रॉन फॉल करता है, गिरता है, उसे n1 कहते हैं। n2 जहां से आता है। अच्छा, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n1, ये वाला जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन आप बोहर एटॉमिक मॉडल में कर चुके हैं। E1 E4 माइनस E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n1 स्क्वायर, n1 1 और h स्क्वायर। ये ना यहां पे z भी आता है ना, मैं सिर्फ ये कैलकुलेशन को ना, दिस कैलकुलेशन इज रिजर्व फॉर z is equal to 1. When I say the z is equal to 1, it means I am talking about the hydrogen atom. मैं ये सारी कैलकुलेशन हाइड्रोजन एटम से बात करूं। ये आ गया n1 एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट वेयर द इलेक्ट्रॉन आर गोइंग टू बी फॉल, एंड दिस इज द n2 जहां से इलेक्ट्रॉन आता है। तो ये 1 ये 2 कोई चीज नहीं, ये n1 ये n2। अच्छा, अब डिफरेंस ले लो। मैं फाइनल कैलकुलेशन पे आऊं। डिफरेंस कैसे लेंगे? अगर डेल्टा ई लेना है, E2 माइनस E1, E2 वाली वैल्यू लिखो, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, E1 वाली वैल्यू लिखो। आप उसको जो कॉमन है उसको बाहर ले लो। ये आपके पास आया, ये आपके पास एनर्जी डिफरेंस आ गया दो ऑर्बिट्स के दरमियान। किस किस के दरमियान? n1 जहां पर इलेक्ट्रॉन ने फॉल करना, n2 जहां से इलेक्ट्रॉन ने आना है। अच्छा, एक तो ये आपके पास कोई नई बात नहीं है, पुरानी कैलकुलेशन को रीअरेंज किया है, सिर्फ 1 और 2 का इजाफा किया और कुछ नहीं मैंने किया। अच्छा, अब ना फ्रीक्वेंसी, आप प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को पढ़ा है ना, क्या कहती है वो? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है कि क्या था वाला, डेल्टा ई दैट इज इक्वल टू h न्यू। अब ना हमने फ्रीक्वेंसी न्यू को कैलकुलेट करना है। डेल्टा ई लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड बराबर, तो आपके पास ये क्या होगा? आपके पास ये बेटा जी बन जाएगा, मैं अब डेल्टा ई की जगह पे h न्यू लिखूंगा, तो h न्यू दैट इज इक्वल टू E4m ओवर मेरे पास आ गया 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर और 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर। इसको ज़हन में रखना है। अब हमें तो सिर्फ न्यू चाहिए, h को इधर ले जाओ, ये h डिनोमिनेटर में जाएगा, पहले 2 है, ये आएगा 3 हो जाएगा, तो न्यू ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, न्यू दैट इज इक्वल टू E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। अब h क्यूब हो गया, h क्यूब और 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर। अब जरा आपसे क्वेश्चन आता है, फर्ज करते हैं आपसे क्वेश्चन आता है कि बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन वो फोर्थ ऑर्बिट से, जहां से आता है फोर्थ ऑर्बिट से सावधान आना उसने सेकंड ऑर्बिट में, तो बताएं जो स्पेक्ट्रल लाइन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन उसको कैलकुलेट करें। तो वेरी सिंपल, आपके पास ये रिलेशन है ना, आपने सिर्फ क्या करना, आपने n1 की जगह पे 2, यहां 2 का स्क्वायर 2 टू 4, यहां पे 4 का स्क्वायर 4 4 16, 1 ओवर 4 माइनस 1 ओवर 16 कैलकुलेट कर लो। ये सारे कांस्टेंट्स हैं, इनसे मल्टीप्लाई करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने सिर्फ आपको पता होना चाहिए किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में फॉल कर रहे हैं, उससे बनने वाली स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी चुटकी भी। स्टूडेंट, अब हम आते हैं वेव नंबर की तरफ।
हाउ टू कैलकुलेट द वेव नंबर? वेरी सिंपल, आपने सिर्फ और सिर्फ फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला आपको पता है, न्यू दैट इज इक्वल टू सी न्यू बार। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे न्यू बार चाहिए, तो न्यू बार मैं यहीं पे लिख देता हूं, न्यू बार दैट इज इक्वल टू, ये उधर दूसरी तरफ चला जाएगा, बल के पहले तो आप काम करो, इसको बाद में हम करते हैं। पहले आप काम ये करो कि न्यू की जगह पे उसकी वैल्यू लिखो। जब मैं न्यू की जगह पे उसकी वैल्यू लिखूंगा ना, तो मेरे पास आ जाएगा सी न्यू बार दैट इज इक्वल टू, मैंने सिर्फ न्यू की जगह पे ये लिखा है, बाकी कोई चेंज नहीं होगी, E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब 1 ओवर n1 स्क्वायर। सिर्फ टाइम ही लग रहा है, बाकी कैलकुलेशन कोई मुश्किल नहीं, n2 स्क्वायर ये आ गया। स्टूडेंट अब आप c इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, मुझे तो सिर्फ यही चाहिए ना, दूसरी तरफ ले जाओ, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा? न्यू बार वेव नंबर दैट इज इक्वल टू E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c, ये वाला c, और ये 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर। एक बहुत अहम बात, और मैं लेक्चर को वाइंड अप करता हूं, बहुत अहम बात, और वो क्या? ये तमाम के तमाम ना स्टूडेंट, ये सारे के सारे, ऑल दीज आर कांस्टेंट्स, ये तमाम कांस्टेंट्स हैं, और आप इनकी वैल्यूज पुट करो। ई की वैल्यू पता है, चार्ज की, मैस, एप्सिलॉन नॉट, एच, सी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, सब वैल्यू पता है, पुट करो। जब आप पुट करोगे ना, यानी ये क्या है? E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c, वैल्यूज पुट करो। जब वैल्यू पुट करेंगे आपके पास आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा बहुत इंपॉर्टेंट, 1.09678 क्रॉस 10 पावर 7 पर मीटर। ये ना सारी, ये जो मैं सारी एफर्ट कर रहा हूं ना, सिर्फ इसको समझाने के लिए, पर मीटर। और ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड RYD, रेड, BERG, बर्ज कांस्टेंट, इसे कहते हैं रेबर्ज। ये रेड तो नहीं कहते, रेबर्ज कांस्टेंट, ये रेबर्ज कांस्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये अक्सर आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू बताओ, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताओ, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बताओ, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन की, इस तरह रेबर्ज कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इस वैल्यू को 1.09678 10 पावर 7 पर मीटर, ये रट्टा लगा होना चाहिए, ये इन सब को कैलकुलेट करके आए। तो इन सारों की जगह पे ये वैल्यू मैं लिखता हूं, मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन न्यू बार दैट इज इक्वल टू 1.09678 क्रॉस 10 पावर 7 आगे वही 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर पर मीटर। ये मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। और ये एक्सप्रेशन हमें क्या बता रहा है? वो कहता है वेरी सिंपल जनाब, जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम, ये सारी कैलकुलेशन हाइड्रोजन एटम के लिए, अगर आप हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से किसी भी लोअर ऑर्बिट में जो स्पेक्ट्रल लाइन निकलती है, अगर आप उसकी वेव नंबर को कैलकुलेट करना चाहते हैं, जस्ट आप उन ऑर्बिट्स के एन की वैल्यू पुट करते हैं, आपके पास आंसर आता है। स्टूडेंट, ये सारे का सारा था हमारा आज का